सवाल का जवाब ये विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं। 2002 के दंगों का विचारधारा एक द्वेष और घृणा का विचारधारा था। नहीं, मेरी विचारधारा को गाली देने से पहले आप समझ लीजिए, खुद राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है। बड़ा पेड़ मतलब इंदिरा जी और धरती मतलब बेचारे। जो आपकी सरकार का परफॉर्मेंस है, क्या उसका लेखा जोखा मायने नहीं रखता? बिल्कुल, जो घोटाले हुए उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए चर्चा करने के लिए आपने चर्चा तो की नहीं। 45 मिनट तो आपने एक और बार हमें बुलाइए। नहीं तो हमने आपको उसी पर हम बात करेंगे, जीडीपी पर बात करेंगे, इन्फ्लेशन पर बात करेंगे। तो अब की बार क्यों नहीं किया आपने? अभी वक्त हो गया है। एक घंटा आपको कुछ सवाल अभी नहीं हुआ। ये सेशन खत्म नहीं हो सकता। और अगर मैं कह देता हूँ कि चुनाव आप पुनराइज करना चाहते हैं तो भी हारेंगे, और चुनाव अगर मुद्दों पे जाता है तो भी आप हारेंगे। आपका हारना तय है। देश ने परिवर्तन तय कर लिया। मैं भविष्यवाणी में मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर यह बात मैं भविष्यवाणी नहीं करता भैया। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं कोई 5 स्टार एक्टिविस्ट नहीं हूँ। लोगों के बीच में काम करता हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ पर्सनल विजिट्स थे जिनके कारण लंबे समय से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब सारी चीज़ों से फ्री हो चुका हूँ और अब आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। आज की डिबेट अमित शाह और जयराम रमेश के बीच में है, और ये डिबेट तब की है जब जयराम रमेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे और अमित शाह एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह ने न केवल उनको एक्सपोज किया बल्कि एक तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया, क्योंकि जयराम रमेश भागने की ताक में थे और कब यहाँ से निकल पाएं वो बस यही सोच रहे थे। बार बार एंकर से भी यही कह रहे थे कि मुझे अब जाने दो, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। नहीं, पर एक आंकड़ा मैं उनके पक्ष की तरफ से आपकी तरफ रखता हूं। सच्चर कमेटी के अगर हम आंकड़े उठाते हैं, ठीक है, और मुसलमानों की बात करते हैं, तो दिखता है कि लिटरेसी रेट जो है मुसलमानों का गुजरात में, वो बाकी राज्यों से और कांग्रेस शासित राज्यों से ज्यादा है। 73.5% मुसलमान गुजरात के शिक्षित हैं, ये सच्चर कमेटी कहती है। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है मुसलमानों का अर्बन एरियाज में, 875 रुपए है, नेशनल एवरेज 804 रुपए है। और पश्चिम बंगाल से कंपेयर कीजिए, किसी भी महाराष्ट्र से कंपेयर कीजिए, वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स मुसलमानों की ज्यादा है। तो ये जो कांग्रेस बार बार दिखाती है, दर्शाती है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है मोदी के राज में, आप ही की सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसा सच नहीं है। गुजरात में 182 विधायक हैं, उनमें से कितने मुसलमान हैं बताइए? कहां से एलएलबी की आपने? आप ही थे मुसलमान कह रहे हैं 182, पर आपने घुमा दिया। वो तो मैं पूछूंगा उनसे। नहीं, आप पूछिए ना। मैं पूछूंगा उनसे, आप घुमा नहीं सकते ना, ये भी तो हकीकत है। आप दर्शाते हैं कि गुजरात का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो दीजिए, इसका जवाब दूंगा। दीजिए। जहां जो मोटे तौर से आर्थिक स्थिति बेहतर है, वहां मुसलमानों की स्थिति भी बेहतर होती है। जब सच्चर मतलब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट भी कमजोर है, वो भी तो मतलब ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट हुई ना। जब सच्चर कमेटी निकली थी, मैंने इसका एक विश्लेषण किया था। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुसलमानों की स्थिति बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, वहाँ लिटरेसी रेट हो या आर्थिक विकास का दर आप देखें, वहाँ ज़्यादा है। पर आप महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र में दक्षिण भारत की तुलना में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि तमिलनाडु या केरल या आंध्रा या कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। जब मोटे तौर से ये विकास होता है तो मुसलमान भी उसमें, पर नजरिए की भी तो बात है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट कमजोर है तो वो मोदी की गलती है। मुसलमान अच्छा कर रहा है तो उसका मोदी से कोई लेना देना नहीं। राहुल जी, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ ना। 182 विधायकों में से कितने मुसलमान नहीं, मैं 182 नहीं, अमित शाह साहब। राहुल जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। गुजरात का चुनाव आ रहा है या देश का आ रहा है? जयराम जी ये जवाब दे कि भाई इतने सारे घपले हो चुके। आपको हर सवाल जो आपने उठाया है, हर सवाल का जवाब जी कृपया दे दीजिए। जरूर। अभी तो नहीं मिलेगा। क्या बोला तूने? अभी तो नहीं मिलेगा, पर
आपको जरूर चुनाव प्रचार में मिलेगा। जो नहीं, और हम जरूर इन सवालों का जवाब, तगड़ा जवाब हम देंगे। फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? पर आपको भी जवाब देना होगा। अमित नहीं, शाह हम भी आपसे भी देंगे कई ना। सवाल उठाए जा रहे हैं। हम भी देंगे जवाब। आप लोग तो सच को, झूठ को सच साबित करने में लगे हैं। कौन सा जाता झूठ है। सच साबित कर रहे हैं? अब अगर आप मिसाल के तौर से आप मुझे पूछें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी थी। क्या ये वाकई में क्लीन चिट दिया है? सीमित कानूनी नजरिए से एसआईटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वो एसआईटी ने ये कहा। और इसके अलावा एसआईटी ने बहुत कुछ और टिप्पणियां की हैं। तो देखिए, ये सब हमने सवाल उठाया आपसे, आप जवाब देंगे। आपने सवाल उठाया हमसे, हम जवाब देंगे। मैं अभी जवाब देता यही हूं। तो प्रचार है। मैं चुनाव प्रचार में जाना नहीं चाहता। मैं पूरे ऑडियंस को अभी जवाब देता हूं। एमाइकस क्यूरी की टिप्पणियों को कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी खुद निर्णय करे। एसआईटी ने एमाइकस क्यूरी की टिप्पणियों को ध्यान में लेने के बाद कहा है श्री मोदी पर कोई मुकदमा नहीं बनता। इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईटी का फैसला ठीक है, मोदी पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। एसआईटी बनाने में गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। एसआईटी को अपॉइंट करके उसके कार्यक्षेत्र को तय करने में गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार का एसआईटी में कोई दखल नहीं है। एसआईटी का रिपोर्ट एक सील कवर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जिसमें एसआईटी कहती है कि हमारे पास कोई प्रोसिक्यूट कर सके इस तरह के एविडेंस नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होने के बाद कहती है कि कायदे के हिसाब से आप इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर करिए और स्वतंत्रता है कि वो इसको चैलेंज कर सके। स्वतंत्रता है। दो उन्होंने चैलेंज भी किया और चैलेंज करने के बाद अब लोअर कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया कि मोदी के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने योग्य एक भी एविडेंस नहीं है। इसके बाद में भी कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। लोअर कोर्ट कहाँ है? इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। लोअर कोर्ट कहाँ है? लोअर कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। लोअर कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, बस जयराम जी, मेरा सवाल का जवाब मिल गया मुझे। जयराम जी, आप केंद्र सरकार के मंत्री है, आपको मालूम है नहीं है? नहीं, आप सुनिए तो, आपको मालूम नहीं है इस देश का लीगल स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में चलता है। सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हाई कोर्ट चलती है, हाई कोर्ट के तत्वाधान में लोअर कोर्ट चलते हैं। कोर्ट के कामकाज में ना आपकी ना मेरी किसी भी सरकार की कोई दखल नहीं हो सकती। आप बातों को घुमा फिरा कर गुमराह मत करिए। इससे घपले का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा। इससे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा। प्लीज मुद्दों पे आ जाइए। जनता हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों से काफी आगे निकल चुकी है। आज भी आप वो मुद्दे को लेकर चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं। पर जयराम साहब, 2002 पे तो आप इतने सवाल खड़े करते हैं, इतने आग बबूला हो जाते हैं। राहुल गांधी ने हाल में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 84 के दंगों में कुछ कांग्रेसी जिम्मेदार थे, कुछ कांग्रेसी इन्वॉल्व थे। मुझे बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी अब तक पनिश हुआ है 84 के दंगे में मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड पे? तो आप तमाम सवाल खड़े करते हैं, क्या वही सवाल आप पे नहीं लागू होते? बिल्कुल लागू होता है। तो फिर लागू होता है। अब तक कोई दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? सुनिए ना, एक बात सुनिए। हाँ बताइए। एक बात सुनिए। इंदिरा जी को कहा गया था आप अपने सुरक्षा बलों को बदलाव कीजिए, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बदलिए। ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं बदला। पर ये सवाल का जवाब ये नहीं। विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं। 2002 के दंगों का विचारधारा एक द्वेष और घृणा का विचारधारा था। जो 84 में हुआ वो गलत था, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। वो नरसंहार है और जो दोषी हैं खुद राजीव गांधी जी ने, एक सेकंड आप मुझे सुन लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मेरी विचारधारा को गाली देने से पहले आप समझ लीजिए, खुद राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है। बड़ा पेड़ मतलब इंदिरा जी और धरती मतलब बेचारे। नहीं, देखिए मैंने आपने सवाल मुझे उठाया 84 के बाद। 84 आपने जिसका जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूं। मैंने कहा कि कोई अगर कांग्रेसी, राहुल गांधी खुद मानता है कैमरे पे कि कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, अब तक एक कांग्रेसी दोषी नहीं पाया गया। हमारे अध्यक्ष ने भी
गोल्डन टेम्पल में 7-8 साल पहले माफी भी मांगी थी हमारे प्रधानमंत्री। माफी और इंसाफ में फर्क है। नहीं, एक माफी मांगना पहले, उसके बाद इंसाफ दिलवाना दूसरा चरण। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों कांग्रेसियों को जो दोषी ठहराए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, वो सही सवाल है और राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकारा है। देश का वही कानून है जो कहता है मोदी के खिलाफ। तो मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई, सजा कहाँ होती है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ये वही बात हो गई कि आपका दंगा मेरे दंगे से खराब कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। माया कुंडानी किस सरकार की मंत्री थी? किस सरकार की मंत्री? नहीं तो उनको सजा हुई है, गुजरात में ही हुई है सजा। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर कौन सी पार्टी के हुए? सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर और किशन लाल भगत किसके प्रोत्साहन से काम कर रहे थे? जगदीश टाइटलर किसके प्रोत्साहन से? कोई भी, मैं नाम नहीं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, आपने माया कुंडानी का नाम लिया। कोई भी हरकिशन जी भगत नहीं रहे हैं, पर सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर आज भी राजनीति में है। अगर उनके खिलाफ कुछ साबित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम क्यों? मोदी भी तो वही कहते हैं कि कुछ साबित हो जाए मेरे खिलाफ कार्रवाई। मुझे सुन लीजिए, अगर अपराध हुआ है तो माफी इसका परिमार्जन नहीं है, सीआरपीसी के हिसाब से सजा होनी चाहिए। अपराध अगर इसी बात को ले ले, दंगे हुए राजीव गांधी के समय पर, ये बेचारे उस वक्त मनमोहन सिंह जी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी पद पर काम करते थे, अब जाकर उनको पकड़वा कर माफी मंगा दी। इस माफी का कोई मतलब है क्या? इस माफी का कोई मतलब है? मनमोहन राजीव गांधी जी तो गए ऊपर। गलत है, सुनिए ना। सोनिया गांधी है, अमित जी सुनिए, सोनिया जी यहाँ पर है। मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी सदन में, लोकसभा में 2005 में। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? वो तो बेचारा फाइनेंस सेक्रेटरी था। साले ये कोई जवाब है? सांप्रदायिकता भूल जाइए, पोलराइजेशन भूल जाइए। पोलराइज मैं नहीं करा, आज भी डिबेट को आपने पोलराइज किया है, मैंने नहीं करा है, आपने ही पोलराइज किया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चुनाव पोलराइज हो। कांग्रेस पार्टी हम नहीं चाहते चुनाव पोलराइज हो। और अगर मैं कह देता हूं कि चुनाव आप पोलराइज करना चाहते हैं तो भी हारेंगे, और चुनाव अगर मुद्दों पे जाता है तो भी आप हारेंगे। आपका हारना तय है, देश ने परिवर्तन तय कर लिया। अमित शाह साहब, मैं भविष्यवाणी में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, पर यह बात, मैं भविष्यवाणी नहीं करता भैया, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं कोई 5 स्टार एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ और जनता की भावना को जानता हूँ। नहीं, ये बात सही नहीं। आप बार बार नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के चरित्र पर सवाल खींच रहे हैं। जो आपकी सरकार का परफॉर्मेंस है, क्या उसका लेखा जोखा मायने नहीं रखता? बिल्कुल, जो घोटाले हुए उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए चर्चा करने के लिए आपने चर्चा तो की नहीं। 45 मिनट तो आपने एक और बार हमें बुलाइए। नहीं तो हमने उसी पर हम बात करेंगे, जीडीपी पर बात करेंगे, इन्फ्लेशन पर बात करेंगे। तो अब की बार क्यों नहीं किया आपने? अभी वक्त हो गया है। एक आपको कुछ सवाल तो अब की बार क्यों नहीं किया आपने? अभी वक्त हो गया है। एक आपको कुछ मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आपको कुछ सवाल अभी मुझे घंटा नहीं हुआ। जयराम जी, ये सेशन खत्म नहीं हो सकता। जयराम जी प्लीज, देश की जनता चाहती है कि सवाल लेंगे फ्रैंकली एक्सेप्ट कर लीजिए, इसका जवाब नहीं। सवाल लेंगे हम जनता से। इतना जल्दी जयराम जी जा नहीं सकते। आए हैं मंच पर, बहुत हाथ खड़े हैं। आप पूछिए। नहीं राहुल जी, खत्म करने के लिए पहले मैं 5 मिनट बात करना चाहूंगा। जयराम जी को बैठाइए ना। जयराम भाई ठीक है, जयराम भाई 5 लग रहा है मैदान छोड़ के जा रहे हैं। 5 मिनट कमर्शियल बहुत हो गया हमें जी।